वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे के लिए होंगे रवाना। वज़ीर आज़म मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने हम मनसबों के साथ करेंगे दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमा भारत जर्मनी बैन हुकूमती मशावरात के 6ठे एडिशन की मुश्तरका करेंगे सदारत। मुल्क में कोयले की नहीं है कोई कमी, कोयले के मरकजी वजीर ने बताया। बढ़ती मांग के दरमियान रोज़ाना वाफिर मकदार में थर्मल हाउसेस कराए जा रहे हैं दस्तयाब। अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा, हक़ाइक़ जाने बगैर किया जा रहा है अवाम को गुमराह। मजदूरों का आलमी दिन आज। इस साल लेबर डे पर थीम एक मजबूत, महफूज और सेहतमंद सकावत की तामीर के लिए मिलकर काम करना है। यूक्रेन में रूस की फौजी मुहिम तेज। एक रूसी मिसाइल हमले ने ओडेसा के मरकजी हवाई अड्डे पर नौ-तामीर रनवे को किया तबाह। सदर जमहूरिया ज़ेलेंस्की ने रनवे को दोबारा तामीर करने की कही बात। खेलों में रियल मैड्रिड ने 35वीं मरतबा जीता ला लीगा खिताब। मैड्रिड ने एस्पेनियोल को 4-0 से दी शिकस्त। MS धोनी फिर से बने CSK कप्तान। रविंद्र जडेजा ने टूर्नामेंट के दरमियान में ही छोड़ी कप्तानी। धोनी बतौर कप्तान आज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर। बेंगलुरु में जारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दती चंद ने 100 मीटर में जीता गोल्ड मेडल। तमगों की फहरिस्त में जैन यूनिवर्सिटी है सर फहरिस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादे अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का रवा साल का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा 6ठी भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरती मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी दौरे के दूसरे मरहले में डेनमार्क के वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन की दावत पर सरकारी दौरे पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। PM मोदी अपने दौरे के दौरान दूसरी भारत डेनमार्क चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। PM मोदी डेनमार्क में बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों से भी खिताब करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म फ्रांस का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के सदर एमेन्युअल मैक्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक के पहले मरहले में जर्मनी जाएंगे, जहां वो चांसलर ओलाफ से बाहिमी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे पर क्या खास रहेगा, इस पर बात की हमारी नुमाइंदा सकल भट्ट ने वहां मौजूद भारत के सफ़ीर खुसूसी बातचीत। हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ रहे हैं हमारे साथ जर्मनी में भारत के राजदूत एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी जी, जो हमें बताएंगे कि 2 मई को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और उनकी पहली इन पर्सन मुलाकात होगी। इस वर्ष न केवल हम भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम भारत और जर्मनी के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 70वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और दोनों देश और हमारे लीडर्स इस विजिट पर इसको एक नया डायमेंशन और एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक नई दिशा प्रदान करेंगे। दोनों देश इंडो पैसिफिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करेंगे। जर्मनी समझता है कि भारत ये कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है दूसरे देशों पर, उसके लिए भी बहुत असिस्ट कर रहा है। हमारे ही रीजन में श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, भारत वहाँ पर फ्यूल असिस्टेंस,
फूड असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हुआ है। इस सरकार के पावर के असम्पशन के बाद ये सबसे पहला इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस है और इसके लिए उन्होंने भारत को चुना है और यही इंडिकेट करता है कि वो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। इंडो पैसिफिक में जर्मनी और यूरोपियन संघ भारत की भूमिका कैसे देखते हैं? दोनों देश जर्मनी और इंडिया इंडो पैसिफिक पर स्ट्रांगली कोऑपरेट करना चाहते हैं और अभी हालियन यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का भी विजिट हुआ है जिसमें इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा हुआ है। हम कह सकते हैं कि जब जर्मन चांसलर और मोदी जी की मुलाकात होगी 2 मई को, तो पूरे विश्व की नजरें इस मुलाकात से जुड़ी होंगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं सकल भट्ट बर्लिन से रिपोर्ट कर रही हूँ डीडी न्यूज के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोयले के वजीर प्रहलाद जोशी ने मुल्क में कोयले की सूरत हाल पर कहा है कि कोयले के मसले पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। पावर थर्मल प्लांट्स में 21.5 मिलियन टन कोयले का ज़ख़ीरा मौजूद है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि दादरी और ऊंचा हार पावर प्लांट के 11 यूनिट अपनी पूरी सलाहियत से चल रहे हैं। इसमें 2.3 लाख टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं जो रोज़ाना भरे जा रहे हैं, जबकि कोयला कंपनियों के पास तकरीबन 73 मिलियन टन कोयले के ज़खायर हैं। पावर थर्मल स्टेशनों में कोयले की कमी ना हो, इसके लिए मरकज़ी हुकूमतों की तरफ से मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन माशरे में मुलाज़मीन की खिदमत और मुल्क की तामीर में उनकी बेमिसाल शराकत के लिए मनाया जाता है। ये दिन दुनिया के मज़दूरों और मेहनत कश तबके के लिए वक्फ़ है। इस दिन को लेबर डे, मई दिवस और मज़दूर दिवस भी कहा जाता है। इस साल लेबर डे का थीम है एक मस्बत हिफाजत और सेहत की सखावत की तामीर के लिए मिलकर काम करना। मज़दूरों के आलमी दिन का आगाज़ 1 मई 1886 को अमरीका में एक तहरीक से हुआ। उसी वक्त भारत में यौम मज़दूर की शुरुआत 1 मई 1923 को चेन्नई में हुई थी। मज़दूरों का बैनुल अक़वामी दिन आज दुनिया भर के मज़दूरों और मेहनत कशों के नाम है। ये दिन भारत में 1 मई 1923 को आगाज़ हुआ था और इसे यौम मज़दूर का नाम दिया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के यौम तासीस पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात के यौम तासीस पर आवाम को मुबारकबाद। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बहुत सी दूसरी अजीम शख्सियात की नज़रियात से मुतासर होकर गुजरात के अवाम को उनकी कामयाबियों के लिए बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। गुजरात आने वाले सालों में तरक्की करता रहेगा। और वज़ारत दिफा ने ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए सरकारी पोर्टल शुरू किया है। GEM पोर्टल के ज़रिए माली साल 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकॉर्ड ख़रीदारी की गई। वज़ारत दिफा के मुताबिक ये रकम गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 250% से भी ज़्यादा है। अगस्त 2016 में GEM पोर्टल की शुरुआत को टेंडर के अमल के ज़रिए बेहतर बनाने और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए सरकारी ख़रीदारी में मज़ीद ईमानदारी और शफाफियत लाने के मकसद से इसे शुरू किया गया था। राजस्थान में कल 9 मकामात पर दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। महकमा मौसमियात ने झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ मगरबी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर अजला के लिए 3 मई तक गर्मी के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर मुल्क के 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों की मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालें तो राजधानी दिल्ली में दिन के वक्त लू चलने का इम्कान है। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। शुमाली भारत में जम्मू, श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि लेह में आसमान पर बादल छाए रहने का इम्कान है। इन शहरों में दर्जा हरारत 6 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का अंदेशा है। मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, ऐज़वाल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में 1 या 2 मकामात पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अगरतला में आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशनगोई की गई है। इन शहरों में दर्जा हरारत 14 और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। बात करते हैं कोविड वबा की। हफ्ते को दिल्ली में कोविड-19 के 1520 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज़ की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। इसके साथ ही शरह इन्फेक्शन 5.10
ریکارڈ کی گئی. یہ معلومات دہلی کے محکمہ صحت کی جانب سے شیئر کیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں. دہلی میں کووڈ-19 کے 1520 نئے کیسز درج ہونے کے ساتھ یہاں متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 18,83,075 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 26,175 ہو گئی ہے. اور ادھر مہاراشٹر میں کل کورونا کے 155 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور ایک مریض کی انفیکشن کی وجہ سے موت ہوئی ہے. ریاست میں اب تک کورونا کے 78,77,732 معاملے اور مرنے والوں کی تعداد 1,47,843 تک پہنچ گئی ہے. ریاستی محکمہ صحت کے مطابق مہاراشٹر میں اس وقت کورونا کے 998 ایکٹیو کیسز زیر علاج ہیں. ریاست میں کورونا کی وجہ سے ایک موت ممبئی میں ہوئی ہے. مہاراشٹر میں انفیکشن سے صحت یاب ہونے کی شرح 98.1% ہے اور موت کی شرح 1.8% ہے. اس دوران 135 مریضوں کو صحت یاب ہونے پر چھٹی دی گئی ہے. ریاست میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 77,28,891 ہو گئی ہے. ممبئی میٹروپولیٹن ریجن، جس میں ممبئی تھانے، نوی ممبئی اور پڑوسی علاقوں پر مشتمل ہے، وہاں انفیکشن کے 115 واقعات درج ہوئے ہیں. ملک میں کووڈ ویکسینیشن کا ہنسا 189 کروڑ سے زیادہ پہنچ گیا ہے. کل 23 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائی گئی. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ اب تک 12 سے 14 سال کی عمر کے نوجوانوں کو 3 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. ہیلتھ ورکرز، فرنٹ لائن ورکرز اور 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے زمرے میں 2 کروڑ 82 لاکھ سے زیادہ احتیاطی ویکسین لگائی گئی ہیں. وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے کہا ہے کہ 12 سے 14 سال کی عمر کے 60% سے زیادہ نوجوانوں کو کووڈ ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی ہے. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ان بچوں کو مبارکباد جنہوں نے ٹیکے لگائے ہیں. اس عمر کے گروپ کے لیے مفت کووڈ ویکسینیشن مہم گزشتہ ماہ کی 16 تاریخ کو شروع ہوئی. وزارت صحت نے کہا ہے کہ 2 کروڑ 86 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو پہلی خوراک اور تقریباً 66 لاکھ کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے. اور یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے دوران یوکرین نے کہا ہے کہ روسی فوجیوں نے مشرقی یوکرین میں اپنی عسکری کارروائیاں تیز کر دی ہیں. یوکرین کی وزارت دفاع کے ترجمان الیگزینڈر موٹوزیانک نے ہفتے کو کہا کہ روسی فوجیوں نے مشرقی یوکرین میں اپنے حملے کی شدت میں بتدریج اضافہ کر دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خطے میں بڑے فوجی آپریشن کی تیاری میں ہیں. کیو میں میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے یوکرین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ خارکیو کے علاقے میں کوپانسک شہر اور ہمسایہ بستیوں کے رہائشیوں کو روسی افواج زبردستی روسی فیڈریشن میں لے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے آثار نمایاں ہے کہ روس بھی مشرقی آپریٹنگ زون میں اپنے گروپوں اور یونٹس میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے. یوکرینی ترجمان نے روسی قابض فوجیوں پر کھیرسن کے علاقے میں قبضہ کیے گئے علاقوں پر غیر قانونی کارروائی کرنے کا بھی الزام لگایا. روس کو پوری امید ہے کہ لوہانسک اور ڈونٹیسک پر مشتمل مشرقی ڈونباس کے علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا، جس کے کچھ حصے حملے سے پہلے ہی روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول تھے. حالانکہ روس یوکرین میں اپنے اقدامات کو یوکرین کو غیر مسلح کرنے اور اسے فاسسٹوں سے بچانے کے لیے خصوصی آپریشن قرار دیتا ہے. یوکرین اور مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ الزامات بے بنیاد ہیں اور جنگ ایک بلا اشتعال جارحانہ عمل ہے. روس نے جنوبی اور مشرقی یوکرین میں فضائی حملے کیے ہیں. حملوں سے بحر اسود کے اہم بندرگاہ اور اوڈیسا شہر کے مرکزی ہوائی اڈے کا رن وے بھی تباہ ہوا ہے. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اوڈیسا ہوائی اڈے کا رن وے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا، لیکن اوڈیسا اپنے تئیں روس کے رویے کو کبھی فراموش نہیں کرے گا. وہیں اوڈیسا کے میئر نے کہا ہے کہ نئے رن وے کی تعمیر میں 10 سال لگے تھے، جسے گزشتہ جولائی میں باضابطہ طور پر کھولا گیا تھا. اس بیچ ماریپول کے اسٹیل ورکرز میں چھپے ہوئے یوکرین کے ایزف ریجیمنٹ کے ایک ڈپٹی کمانڈر نے بتایا کہ ہفتے کو ایزوسٹال سے 20 خواتین اور بچوں کو نکالا گیا ہے. یوکرین کی فوج نے بتایا کہ بچائے گئے لوگوں کو یوکرین کے شہر زاپورجیا منتقل کیا جائے گا. یوکرین کی فوج نے انہیں کہا کہ امید ہے کہ وہ تمام شہریوں کو نکال لیں گے. زخمی فوجیوں کے محفوظ انخلا پر بھی زور دیا گیا ہے. اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں آج اجولا دیوس کے موقع پر 5000 سے زیادہ LPG پنچایتوں کا اہتمام کریں گی. اس میں LPG کے محفوظ اور مسلسل استعمال کا تجربہ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ صارفین کی تعداد بڑھانے کی کوشش بھی کی جائے گی. پردھان منتری اجولا یوجنا کا آغاز 1 مئی 2016 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے بلیا میں کیا تھا. یہ اسکیم خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والے تمام خاندانوں کو مفت LPG کنیکشن فراہم کر کے سماج کے تمام لوگوں کو شامل کرنے کی سمت میں ایک بڑا قدم ہے.
दारुल-हुकूमत दिल्ली के दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में दिलों को जोड़ने और नफ़रतों को मिटाने के लिए कल एक ख़ास इफ्तार का एहतमाम किया गया। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों ने मिलकर इफ्तार किया और मुल्क में अमन व अमान के कायम रहने की दुआएं मांगी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। रमज़ान इबादतों और रहमतों का महीना है, जब हर मुसलमान अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। रमज़ान का महीना पैगाम देता है अमन और भाईचारे का, हर बुराई को मिटाकर दूसरों के दुख दर्द को समझने का और उनसे हमदर्दी और रहमदिली का सलूक करने का। इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली की दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में रमज़ान के आखिरी जुमे को एक ख़ास दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। दरगाह के सज्जादा नशीन फरीद निज़ामी ने दस्तरखाने मोहब्बत बिछाया। बिला तफ़रीक़े मज़हब व मिल्लत लोगों ने एक साथ इफ्तार किया और इस मौके पर मुल्क में अमन व सलामती के लिए ख़ास दुआ की गई। कोविड वबा से परेशान लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जैसे तरस गए थे। ऐसे में ये ख़ास दावत इफ्तार लोगों के दिल में खुशी बनकर दौड़ गई। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। जब हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो उससे बड़ी इबादत कोई नहीं। और रमज़ान का पैगाम भी यही है, एक दूसरे के काम आइए, खुशियाँ बांटिए, अमन और भाईचारे के साथ माशरे में हम आहंगी पैदा करिए। सादिया अलीम, DT न्यूज़। और रमज़ानुल मुबारक का महीना अब ख़त्म होने को है और ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हो गई हैं। ईद की ख़रीदारी के हवाले से मुल्क भर के बाज़ारों में जोश व खरोश है। हमारी नामा निगार साइमा खान पुरानी दिल्ली की ईद बाज़ार जा पहुंची और वहां के जोश व खरोश का जायज़ा लिया। महीने भर के रोजे रखने के बाद अब तैयारी है ईद की। वहीं बाजार भी ईद की खरीदारी के लिए सजे हैं, जहां लोग इस त्योहार को खास बनाने के लिए दिन रात खरीदारी में जुटे हैं। पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर रमज़ान के महीने में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, जहाँ यहाँ के बाजार चमकीली झालरों और रंग बिरंगी रोशनियों से नहा उठते हैं। और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, इन बाज़ारों की गहमा गहमी भी बढ़ जाती है। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर कोई यहाँ पर आपको ईद की खरीदारी करते हुए नजर आ जाएगा। ईद के मौके पर कुर्ता, पायजामा, टोपी का खास महत्व होता है, क्योंकि लोग इन्हें पहनकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि बाजारों में भी इन्हीं की दुकानों पर ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। किस तरह के कुर्तों की डिमांड इस वक्त मिल रही है? बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। चिकन है, जॉर्जेट के अंदर लखनवी चिकन है और कीकरी वाला है, काफ़ी सारी वैरायटी है। हमारे पास भी बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल हैं। कॉटन के कुर्तों से लेकर तरह तरह के डिजाइनर कुर्ते मार्केट में मौजूद हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी डिजाइनर कपड़े मार्केट में हैं। जैसे जैसे ईद करीब आने लगती है तो खवातीन की खरीदारी तो देखने लायक होती है। चाहे जूती हो, कपड़े हो, चप्पल हो, चूड़ियाँ हो, हर चीज़ की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और महिलाएं यहाँ पर खरीदारी करती हुई नजर आती हैं। जब 2-3 रोज़े हमारे रह जाते हैं, रमज़ान की खरीदारी बहुत अच्छी बढ़ जाती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड रहता है यहाँ पर। और चांद रात वाले दिन तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जैसे कॉटन के सूट्स हैं, कंप्यूटर के सूट्स होते हैं, जॉर्जेट के सूट्स होते हैं, इनमें सीक्वेंस वगैरह का काम होता है, हैंडवर्क होते हैं, इस तरह की ज़्यादा मांग रहती है यहाँ पर। ईद के पकवानों को खास बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की भरमार है, जो खानों का जायका और भी बढ़ा देते हैं। ईद के मौके पर पकाए जाने वाले पकवानों में जो खास पकवान है वो है शीर, या यूँ कह सकते हैं हम कि शीर के बिना तो ईद मुमकिन ही नहीं है। शीर एक खास तरह का पकवान होता है जो सिवैयों से बनाया जाता है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा लजीज हो जाती है। खवातीन की खरीदारी से जुड़े सामान मार्केट में ज्यादा नजर आते हैं। स्टाइलिश चप्पलों की बात हो या फिर गहनों की या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनके सजने संवरने का हर सामान मार्केट में मौजूद है। वहीं खवातीन की तैयारियों में चूड़ियां खास अहमियत रखती हैं, इसीलिए इनकी खरीदारी भी जमकर होती है।
عید کا تہوار ہر سال خوشیاں اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آتا ہے اور یہ خوشیاں اور بھی زیادہ تب بڑھ جائیں گی جب ہم ان خوشیوں میں ضرورت مندوں اور غریبوں کا بھی دھیان رکھیں۔ پرانی دلی کے عید بازار سے میں سائمہ خان، ڈی ڈی نیوز۔ اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں دہلی سے شائع اردو اخبارات کے سرخیوں پر۔ ناظرین، جو پہلی سرخی ہم نے اخبارات کے جائزے میں لی ہے وہ ہے انقلاب سے، اور یہ سرخی ہے ریاستی ادارے لکشمن ریکھا کو عبور نہ کریں چیف جسٹس۔ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور چیف جسٹس کے مشترکہ اجلاس سے این وی رمنا کا خطاب۔ حکومتوں کے ذریعے عدالتی فیصلوں کو نظر انداز کرنے کو صحت مند جمہوریت کے منافی قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے عدالتوں میں مقامی زبان کے استعمال کی وکالت کی۔ اور اگلی سرخی بھی انقلاب سے ہم نے لی ہے، اور وہ ہے عید سے متعلق۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے تو اب وہاں پر عید الفطر پیر کو ہوگی۔ بھارت میں بھی عید کا بے صبری سے لوگوں کو انتظار ہے۔ آگے بڑھیں گے راشٹریہ سہارا کی طرف۔ راشٹریہ سہارا کی جو سرخی ہم نے لی ہے وہ ہے جنرل منوج پانڈے نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ جنرل نارونے نے اب یہ ذمہ داری جنرل منوج پانڈے کے حوالے کی ہے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں اگلی سرخی کی طرف۔ یہ ہے اداکارہ جیکلین فرنانڈس کے متعلق۔ اداکارہ جیکلین فرنانڈس کے 7 کروڑ کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں اداکارہ جیکلین فرنانڈس کے 7 کروڑ سے زیادہ کے اثاثے ضبط کیے ہیں۔ اور ای ڈی نے ہفتے کو اداکارہ جیکلین کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے تحت دھوکہ دہی کے ملزم چندر شیکھر کے معاملے میں کارروائی کی ہے۔ آگے بڑھیں گے اخبار مشرق کی طرف، اور یہ ہے دہلی کے 835 عازمین حج 2022 کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ اگلی خبر بھی اخبار مشرق سے ہی ہے، اور وہ ہے موسم اور گرمی کے قہر سے متعلق۔ دہلی میں لو کا قہر لگاتار جاری ہے، بلکہ دہلی کے شمالی بھارت کے کئی حصوں میں لو کا قہر جاری ہونے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت 45 ڈگری سے بھی زیادہ درج کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا سماج کی خبر ہے کرونا وبا سے متعلق۔ فعال کیسز جو ہیں لگاتار ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس بیچ بہت زیادہ احتیاط کی ایک بار پھر سے ضرورت ہے۔ تو یہ تھا اردو اخبارات کا جائزہ، اور اب رخ کریں گے کھیل کے میدان کا۔ کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا آج 9واں دن ہے۔ ملک بھر سے مقابلے میں حصہ لینے بنگلورو پہنچے کھلاڑی مختلف کھیلوں میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آج کے ایونٹ کا آغاز ایتھلیٹکس سے ہوگا، اس کے بعد کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں پہلی بار شامل یوگاسن کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر کھیلوں میں ہاکی، شوٹنگ، کراٹے، تیر اندازی اور فینسنگ کے مقابلے میں کھلاڑی اپنی طاقت کے جوہر دکھائیں گے۔ بنگلورو میں جاری کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں نوجوان کھلاڑی اپنی شاندار کارکردگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دتی چند نے سنیچر کو منعقدہ خواتین کے 100 میٹر مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا ہے۔ 2 بار کے اولمپئن دتی چند نے 11.68 سیکنڈ کے وقت میں جیت اپنے نام کی۔ آئی پی ایل کی بات کرتے ہیں۔ آئی پی ایل 2022 میں ٹیم کی خراب کارکردگی کے دوران مہندر سنگھ دھونی ایک بار پھر سے چنئی سپر کنگز کے کپتان بن گئے ہیں۔ آل راؤنڈر رویندر جڈیجا نے دھونی کو کمان سونپنے کا فیصلہ کیا۔ چنئی سپر کنگز نے ہفتے کو جاری ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔ مہندر سنگھ دھونی نے آئی پی ایل شروع ہونے سے صرف 2 دن قبل ہی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور جڈیجا کو اپنا جانشین بنایا تھا، لیکن یہ سیزن چنئی سپر کنگز کے لیے بہتر نہیں تھا۔ سی ایس کے نے اپنے ابتدائی میچوں میں مسلسل ہار کھائی اور اب تک کھیلے گئے 8 میچوں میں سے صرف 2 ہی جیتی۔ کھیل کی خبروں کے بعد موسم کا مزاج۔
इसी के साथ ही वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं